हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 इलास्टिसिटी का टॉपिक देखेंगे। वो है हुक्स लॉ, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो आइए समझते हैं कि हुक्स लॉ जो है वो क्या कहता है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो हुक्स लॉ state that within elastic limit stress is directly proportional to स्ट्रेन, यानी कि इलास्टिक लिमिट में जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल का जो मान होता है वो उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यानी कि दैट इज स्ट्रेस is directly proportional to strain। और जैसे कि हम सबको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट मिलती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मिलती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन is equals to E constant। stress upon strain is equals to E constant। हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद, आफ्टर दिस स्टेप, हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस is equals to E strain and after that ये जो है टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द कांस्टेंट E is defined as the modulus of elasticity। तो ये तो था हुक्स लॉ। अब जो हम दूसरा टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे इलास्टिक लिमिट को। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट होती क्या है? जैसे कि हम सबको पता है कि इलास्टिसिटी में हमने देखा था कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जिस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स का यूज़ करते हैं, तो उसके शेप और उसके साइज़ में जो है चेंजेस आते हैं। और जैसे ही हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, तो वो बॉडी जो है वापस से अपना जो भी उसका ओरिजिनल शेप और साइज़ था वो उसको रीगेन कर लेती है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं।
यहाँ पे ये जो इलास्टिक लिमिट है यानी कि प्रत्यास्था सीमा जिसे हम कहते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये वह अधिकतम सीमा है कि जिसके पश्चात जो है अगर किसी बॉडी पर जो है अगर फोर्स को अप्लाई करते हैं, इस लिमिट के बाद भी अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स को जो है अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी जो है वो परमानेंट जो है डिफ़ॉर्म्ड हो जाती है, यानी कि वापस से जो है अपना उस ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में नहीं लौटती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे हम यहाँ शो कर सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटली जो है इस डायग्राम के थ्रू कि एक वायर को जो है रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ये एक स्ट्रेट वायर को जो है रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ये हमारा पॉइंट ए है, दिस विल पॉइंट बी, सी, डी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट्स जो हम देख रहे हैं, ये पॉइंट्स इस इलास्टिक लिमिट को ही शो कर रही है कि ये एक वायर है जिस पे जो है फोर्स अप्लाई होगा इस वायर पे, और किस किस तरह से जो है फोर्स लगने पर ये किस किस तरह का इस वायर का जो है बिहेवियर है, उस बिहेवियर के बारे में जो है हमें जो है पता चलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इस डायग्राम को देखने के बाद से कि यहाँ पे जो पॉइंट ए है ये इलास्टिक लिमिट को शो कर रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट ए है वो इलास्टिक लिमिट को शो कर रहा है कि इलास्टिक लिमिट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वह अधिकतम सीमा है जो है प्रत्यास्था सीमा है, जिसके बाद जो है अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी का, क्योंकि हम सबको पता है कि हर एक चीज़ कोई भी जो है बॉडी है या कोई भी हम पार्टिकल ले लें, किसी भी चीज़ की बात करें तो हर एक चीज़ की एक इलास्टिक लिमिट होती है जिसको क्रॉस करने के बाद जो है अगर उस इलास्टिक लिमिट को अगर क्रॉस करने के बावजूद अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे करके जो है वो टूट जाती है, या हम कह सकते हैं कि एक परमानेंट जो है उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है चेंजेस आ जाते हैं और फिर वो जो है परमानेंटली ही वो चेंजेस रहते हैं, वापस से जो है वो बॉडी जो भी उसका ओरिजिनल शेप था या जो भी उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में वापस नहीं लौटती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, the upper limit of deforming force which if force beyond which if the force is further increased, the body does not regain its original form is defined as the elastic limit. The elastic limit, which is represented
by point A. Point A. नाउ अब हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ए के बाद भी यहाँ पे जो है फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी भी है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट सी भी है, पॉइंट डी भी है। तो ये किस कंडीशंस को शो कर रहे हैं अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है हम उसको देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। सो द पॉइंट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, हम कह सकते हैं द पॉइंट beyond elastic limit, the point beyond elastic limit at which the length at which the length of wire starts increasing without increasing stress is defined as the yield point which can be represented by point B, यानी कि आफ्टर इलास्टिक लिमिट अगर हम जो है इस वायर पे जो है फोर्स अप्लाई होता है इलास्टिक लिमिट के बाद भी, तो एक जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इस वायर में जो है इसके वायर के इस लेंथ में जो है, इसका लेंथ में तो है वो जो है चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसका लेंथ जो इंक्रीज़ होने लगता है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट कहते हैं, जिसको यहाँ पर जो है बी से शो किया गया है। स्ट्रेस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन वायर का जो लेंथ है उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट बी से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट सी का कंडीशन जो है वो क्या कहता है। सो पॉइंट सी का जो है हम कंडीशन कह सकते हैं कि बियॉन्ड पॉइंट बी for very little increase in stress there is large increase in strain up to points C. The wire begins to be thin.
टू बी थिन। अगर इस पॉइंट बी के बाद भी हम इस वायर पे फोर्स का अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि एक थोड़ा सा फॉर वेरी लिटिल इंक्रीज इन स्ट्रेस देयर इज़ अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन, यानी कि यहाँ पे जो है जो प्रतिबल है उसमें तो जो है जो प्रतिबल में बहुत ही कम जो है बढ़ता है प्रतिबल, लेकिन यहाँ पे जो है विकृति जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। कहाँ पे? पॉइंट सी, इस पॉइंट बी के बाद जो पॉइंट सी यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके बाद जो क्या होता है कि ये जो तार है वो धीरे 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 क्या होता है, थीन होता जाता है, यानी कि पतला होता जाता है। तो उस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? पॉइंट सी से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय represented by point C. Now the last point D, हमारा ये जो लास्ट पॉइंट D है वो क्या कहता है, तो हम देख सकते हैं कि the point at which the wire breaks due to the point at which the wire breaks due to maximum stress is known as the breaking point. यानी कि पॉइंट डी वो पॉइंट है जिसके बाद अगर हम इस सी के बाद अगर हम इस पे और फोर्स जो है अगर हम उसका यूज़ करते हैं, और जो उसके कारण क्या होता है, जब इसकी बिल्कुल ही लिमिट ख़त्म हो जाती है, हम कह सकते हैं कि तो एंड में क्या होता है कि ये जो वायर है वो टूट जाता है। तो वही ये पॉइंट डी बता रहा कि द पॉइंट एट विच द वायर ब्रेक्स ड्यू टू मैक्सिमम स्ट्रेस इज नोन एज द ब्रेकिंग पॉइंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट डी। तो ये था हमारा इलास्टिक लिमिट जिसे हमने समझा। तो आज हमने देखा हुक्स लॉ को और हमने समझा कि इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट को। तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये टॉपिक समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।